हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके एनसीईआरटी बुक का 12वां चैप्टर है और इलेक्ट्रिसिटी के नाम से है। तो आज इसके अंतर्गत हम लोग पहले चर्चा करेंगे चार्ज के बारे में कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है ना। चार्ज क्या है और उसके प्रॉपर्टी के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में चर्चा की जाएगी कि व्हाट इज चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है ना। फिर इसका कहने का मतलब यूनिट्स क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं व्हाट इज चार्ज। ठीक है ना। तो देखिए, आपने इसके पहले आपके 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो न्यूटन ने दिया था। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है या ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो दो पदार्थों के बीच लगता है। तो पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण दो पदार्थों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको कहते हैं मास। मास जो होती है किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है और उसके वजह से ही दो ऑब्जेक्ट के बीच यानी कि सब्सटेंस के बीच ही गुरुत्वाकर्षण का फोर्स लगता है। तो किस कारण से लगता है आप जानते हैं कि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कंटेन करता है, रखता है, उसको हम लोग मास कहते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से पदार्थ के का भी एक गुण है, ऑब्जेक्ट का भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ड्यू टू मास। तो देखिए, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं और कभी कभी किए भी होंगे, कि अगर हम एक कंघा लेते हैं, कॉम्ब लेते हैं, कंघी या कंघा लेते हैं, जिसको जो भी बोलिए, और उसे आप सूखे बालों से रगड़िए। किससे रगड़िए? सूखे बालों से। कंघे को क्या करिए? सूखे बालों से रगड़िए, या किसी सिल्क पेपर से, सिल्क से रगड़िए, रेशम से रगड़िए। और उस कंघे को क्या करिए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को के पास लाइए। छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लाइए तो क्या करता है, कंघे से वो कागज के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा करके आप लोगों ने देखा भी होगा इस तरह से, या देख भी सकते हैं कि हमने कंघा लिया, सूखे बाल से खूब रगड़ा। सूखे बाल का मतलब उसमें तेल ना लगा, खूब उसको रगड़े, रगड़ने के बाद उसके ऊपर लाए तो वो उसको चिपका लिया। ठीक है। या कहीं भी उसको रख दीजिए तो उसको चिपका लेगा। देखिए, तो वहां पे दो फोर्स लगता है। एक पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो कागज को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि कागज में भी मास है, पृथ्वी में मास है। ठीक है ना। फिर भी कंघी क्या करती है, उस कागज को अपनी तरफ चिपका लेती है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत। इसका मतलब है कि ये भी एक टाइप का फोर्स है, जो ग्रेविटेशन, कंघी और कागज के बीच भी एक टाइप का फोर्स लगता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है ना। इसके पहले क्या था, हमने बालों से उसको नहीं रगड़ा था तो कागज पृथ्वी के संपर्क में था, उसको चिपकाया था, पृथ्वी के साथ था। लेकिन हमने जब इसको रगड़ा और उस कागज के ऊपर ऐसे कंघी को ले गए तो उसको चिपका लिया। तो इसका मतलब है कि वो अपनी तरफ खींच लिया, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का उसको नहीं खींच पाया, नहीं ये फोर्स जो आया वो उससे ज्यादा है। तो ये हुआ कैसे? तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने कंघे को सूखे बालों से रगड़ा, जब हमने कंघे को सूखे बालों से रगड़ा तो रगड़ के कारण, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण इस कंघी पर कुछ चीज उत्पन्न हुआ, कुछ ऐसी चीज आई जो उसने कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसने कागज को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। और देखिए, ये भी चीज है कि रगड़ के कारण कंघी पर जो भी चीज आया होगा वो उसी चीज पर आ सकता है जो जिसपे मास होता है। ठीक है ना। उसी पदार्थ पर वो चीज आ सकता है जिसका मास होता है। तो मास उसकी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी थी, सब्सटेंस की। एक प्रॉपर्टी और आ गई जो मास के ऊपर ही आती है। जब हमने कंघे को बाल से रगड़ा था तो उसके ऊपर आई थी एक चीज। ठीक है ना। वो भी
सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, रगड़ने के बाद ही आई और वो कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। तो जिस वजह से, जिस गुण के कारण कंघी जो है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को उठा लेती है बाल, सूखे बालों से रगड़ने पर, उसी गुण को हम लोग चार्ज कहते हैं। यानी कि उस पे जो भी चीज आया कंघी पर बालों से रगड़ने के बाद, उसी चीज को हमने नाम जो दिया उसको क्या नाम दिया? चार्ज नाम दिया। क्या नाम दिया? चार्ज। ठीक है ना। उस चार्ज के कारण उसमें एक ऐसी शक्ति आ गई कि उसने कागज को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना। ये बात धीरे धीरे आगे और भी क्लियर होगी क्यों अट्रैक्शन आया। अब इसको हम लोग चार्ज को विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज भी नाम देते हैं। तो उसके नाम के साथ विद्युत जोड़ दिया जाता है, विद्युत जोड़ दिया जाता है। तो विद्युत जोड़ दिया जाता है तो उसके पीछे कहानी है, बहुत सारे टाइप की कहानियां इसके पीछे कही जाती हैं। तो एक सिंपल सी कहानी है जिसको मैं बताता हूँ कि बहुत समय पहले, बहुत समय 2600 ईस्वी पूर्व या 600 ईसा पूर्व, हमने मतलब कोई एक गाइड मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं है, हम ये कहेंगे कि बहुत समय पहले यूनान में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसका नाम थेल, वैज्ञानिक का नाम थेल्स था, जिन्होंने ये बताया था कि अगर अंबर नामक पदार्थ को अगर उनसे रगड़ा जाए, अंबर नामक पदार्थ को यदि उनसे रगड़ा जाए तो वो क्या करता है, बहुत हल्की वस्तुओं को जैसे तिनके, कागज के टुकड़े, पक्षियों के पंख, रुई, इन चीजों को अपनी तरफ अंबर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है रगड़ने के बाद। ठीक है ना। लेकिन इस क्रांतिकारी खोज यानी कह लीजिए कि इस बात पर बहुत समय तक, बहुत बड़े अंतराल तक कोई ध्यान ही नहीं दिया, मतलब उस पर कोई जिक्र नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। उनके लिए एक आम बात थी। ठीक है ना। तो बहुत गैपिंग के बाद जो है एक और वैज्ञानिक थे वहाँ के, वो एक चिकित्सक थे जिसका नाम था गिलबर्ट। तो गिलबर्ट ने ये बाद में ये बताया बहुत दिनों के बाद कि ये चीज सिर्फ अंबर में ही नहीं पाई जाती है। ठीक है। जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं उन सभी में पाई जाती है। जैसे कि कांच को अगर रेशम से रगड़ा जाए, एबोनाइट एक छड़ होती है जिसको हम लोग सख्त रबड़ कहते हैं, फ्लालेन या बिल्ली के खाल से रगड़ा जाए तो इनमें भी वही चीज पाया जाता है जो अंबर में पाया जाता है। ये भी क्या करते हैं, हल्के तिनकों को, रुई को, पंख को, कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं अगर इनको आपस में रगड़ा जाए। ठीक है ना। ये बात बताई। तो हुआ यूं कि जो उस समय जो अंबर हम लोग बोल रहे हैं, अंबर को यूनानी भाषा में यानी कहने का मतलब ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अंबर को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इस अट्रैक्शन की जो शक्ति को इलेक्ट्रिसिटी कह दिया गया, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत। क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तब से उस कांच पर, एबोनाइट की छड़ पर या रेशम पर या जो भी अपना फ्लालेन है, बिल्ली खाल, उन पे जो चीज आई उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हिंदी में बोले तो उसको विद्युत आवेश, यानी उसके पहले विद्युत शब्द लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि अंबर से रगड़ने के कारण ये घटना हुई थी और अंबर को उस भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। तो इसीलिए उस अदृश्य शक्ति को जो अट्रैक्ट करती थी हल्के पदार्थों को, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया गया, यानी कि विद्युत की संज्ञा दे दी गई। तब से उनको हम लोग विद्युत यानी आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दे दिया गया। ठीक है ना। तो उस चीज को हमने अभी बताया था कि रगड़ने के बाद जो ऑब्जेक्ट पर आता है उसी को हम लोग क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक चार्ज बोला गया। ठीक है ना। तो देखिए इसकी एक डिफिनेशन चार्ज की भी ये भी हो सकती है। अगर हम लोग कहें कि किसी पदार्थ पे आया हुआ वह गुण या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अन्य पदार्थों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है ना, अट्रैक्ट कर लेता है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ पे आया हुआ वह गुण जिसके कारण दो पदार्थों में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल एक तरह से। क्योंकि हमने कंघे को बाल से रगड़ा था तो कागज को अपनी तरफ खींच लिया था ना, तो कंघे और कागज के बाद एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो जिस कारण से ये अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक
चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। ये मास से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, किससे? मास से, क्योंकि कंघा एक टाइप का मास है, कागज में भी मास होता है, ठीक है ना। अब बात आती है और कि इसकी टाइप के बारे में, उसके नामकरण के बारे में अगर किसने पता किया तो टाइप्स कैसे हैं, तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट ही किया गया कि कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है। अभी हम लोग इसकी डिफिनीशन भी है बोर्ड पर, तो डिफिनीशन देख ही लेते हैं। अभी हमने बात किया तो देखिए चार्ज, इसके बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका टाइप्स बताएंगे, ठीक है। देखिए चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। अभी ने कहा था कि मैटर यानी पदार्थ से ही एसोसिएट होता है, जिसका मास होता है, ड्यू टू जिसके कारण इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। हालांकि थोड़ी सी डिफिनीशन एडवांस है, और ये भी कह सकते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। क्या होता है? फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे हम लोग चार्ज कहते हैं। चार्ज के कारण ही, आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके बारे में आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। या एक तरह से कहिए अट्रैक्टिव फोर्स यानी विद्युत बल उत्पन्न होता है। द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो कहने का मतलब अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट यानी अभिधारणा, चार्ज की अभिधारणा को जन्म देता है। ठीक, अभी हम उस चीज को पढ़ेंगे, अभी आएंगे उस पर, ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। मतलब ये एक स्मॉल पार्टिकल होता है चार्ज, जो एटम के अंदर होता है, अभी उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इट कैन बी आइदर नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे नेगेटिव माना जाता है, और पॉजिटिव, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं, किसके अंदर होते हैं? तो ये होते हैं किसके अंदर? एटम्स के अंदर। तो जो मॉडर्न थ्योरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से थ्योरी होती है चार्ज की, तो वो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तो उस पे आधार पे ये बताएंगे। तो एसआई यूनिट चार्ज की हम लोग जानते हैं कूलम होती है, इस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। और ये कूलम जो है चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट है, और इसलिए इस्तेमाल किया जाता है स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको मिली कूलम, माइक्रो कूलम और नैनो कूलम कहा जाता है। तो एक मिली कूलम में 10⁻³ कूलम, एक माइक्रो कूलम में 10⁻6 कूलम, और एक नैनो कूलम में होता है 10⁻9 कूलम होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिट होती है चार्ज की, और ये डिफिनीशन है। दो तरह की डिफिनीशन है, आप इट इज वेरी स्मॉल वाला, ये वाला लिखिए, जो कि एसोसिएट होता है किसी मैटर से ही एसोसिएट होता है चार्ज। हमने अभी बताया था कि मैटर पर ही आता है, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रॉन वाला भी हम बताते हैं। जैसा कि आप अलग अलग टाइप की भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि चार्ज पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये दो पदार्थों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स उत्पन्न करती है या रिपल्सिव फोर्स उत्पन्न करती है, या जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, ठीक है ना। अगर और भी हम लोग कहें तो चार्ज जो है किसी ऑब्जेक्ट का मतलब वो गुण होता है, वो प्रॉपर्टी होता है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पे प्राप्त करती है, ठीक है ना। जैसा कि अभी हमने देखा है ना यहाँ पे कि एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने बात करेंगे कि चार्ज का कितने टाइप्स का होता है, उनके आपस में कब रिपल्शन फोर्स लगता है, कब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये है कि एक कांच की छड़ ले लीजिए और एक तरफ रेशम, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आप एक कांच लीजिए और रेशम से रगड़ करके एक जगह लटका दीजिए, छड़ लीजिए। एक दूसरी कांच की छड़ लीजिए, उसे भी रेशम से रगड़ के एक जगह लटका दीजिए। अब दो कांच की छड़ को एक ही पदार्थ रेशम से रगड़ करके लटका दिया गया। अब देखा गया कि जब उन कांच की दो छड़ों को पास लाया गया तो वो दूर छिटक गई। वो क्या हो गई? दूर छिटक गई। उसी तरह से एक
एबोनाइट की छड़ ली गई, उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा गया या सख्त रबड़ फ्लालेन से रगड़ा गया। एक दूसरी एबोनाइट की छड़ ली गई, उसको भी उसी पदार्थ से, सेम पदार्थ से रगड़ा गया, ठीक है ना। फिर दोनों एबोनाइट की छड़ को पास लाया गया तो दोनों छिटक गई। देखिए, दो कांच की छड़ ली गई थी, एक ही पदार्थ रेशम से रगड़ी गई थी। दो एबोनाइट की छड़ ली गई थी, बिल्ली की खाल से रगड़ी गई। उनको आपस में टच कराया गया तो वो दूर चली गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों कांच की छड़ें एक ही पदार्थ से रगड़ी गई तो दोनों पे चार्ज आया था रगड़ने से, तो इसका मतलब एक ही टाइप की चार्ज आया था, क्योंकि कांच दो एक ही पदार्थ से रगड़े गए थे ना, इसीलिए दोनों कांच पर एक ही टाइप का चार्ज आया होगा और उसको पास लाया गया तो वो दूर छिटक गई। उसी तरह से एबोनाइट की छड़ को एक ही पदार्थ से रगड़ा गया तो इस दोनों एबोनाइट की छड़ पे एक ही टाइप का चार्ज आया होगा, उनको पास लाया गया तो दूर छिटक गई। लेकिन एक घटना और देखी गई, क्या कि जब कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ को पास में लाया गया तो दोनों चिपक गए। कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ को पास में लाया गया तो दोनों चिपक गए। अब देखिए, यहाँ पे क्लियर था कि कांच कांच को लाया गया, एबोनाइट को लाया गया तो दूर हट गई थी, इसका मतलब उस पर सेम चार्ज था। लेकिन वहीं कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ लाई गई थी तो चिपक गई। इसका मतलब है कि जो कांच पे आवेश था वो एबोनाइट पे नहीं रहा होगा, क्योंकि एबोनाइट पे होता और कांच पे सेम होता तो भी दूर छिटक जाती। इसका मतलब एबोनाइट पे आने वाला चार्ज कुछ दूसरे टाइप का था और कांच पे आने वाला चार्ज कुछ दूसरे टाइप का। इसका मतलब ये बात यहीं से क्लियर हो गई कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं और ये भी बात क्लियर हो गई कि सेम जो चार्ज में रिपल्सन फोर्स लगता है और जो अनलाइक चार्जों में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये बातें जो है किससे क्लियर हुई, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। चार्ज की उत्पत्ति भी रगड़ से हुई, ठीक है ना, जिसकी कहानी यूनान से शुरू हुई थी, ठीक है। अब देखिए, रही बात इसकी नामकरण की, तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थी बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नामकरण किया था 1750 ईस्वी में, जिसको धन आवेश और ऋण आवेश के नाम से इसका नामकरण किया। तो उस वक्त जो कांच पे चार्ज आया था तो बेंजामिन ने कहा कि इस कांच पे आने वाला आवेश धनात्मक मान लिया था और रेशम पे आने वाला ऋणात्मक। उसी तरह से एबोनाइट पे आने वाला को ऋण माना था, बिल्ली की खाल पे आने वाले को धनात्मक आवेश माना था, ठीक है ना। तो उसका नामकरण जो किया था, दो तरह का चार्ज बताया था एक्सपेरिमेंट से और कहा एक धन हो, एक का नामकरण धन कर दिया और एक का ऋण कर दिया कि दो टाइप का होता है, ठीक है ना। हालांकि हमेशा धन आवेश जो है कांच पे आई जरूरी नहीं, ये पदार्थ पे डिपेंड करता है कि कौन से पदार्थ किस टाइप का है। अगर वही कांच को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो कांच पे ऋण आवेश आ सकता है, ठीक है ना। तो वो पदार्थ की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि किसमें, अभी हम जो थ्योरी पढ़ेंगे किसमें यही पढ़ेंगे कि किसमें जो कोई भी पदार्थ एटम से बना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं और किसमें ढीले बंधे होते हैं, इस आधार पे कौन धन आवेश बनेगा कौन ऋण आवेश, अभी जस्ट आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। रही बात नामकरण की, तो किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में। उसका नाम धन और ऋण क्यों किया, दिक्कत ये थी कि नामकरण में उन्होंने धन और ऋण ही क्यों नाम लिया। तो हुआ क्या कि, तो उसने एक अंदाजा लगाया कि हम मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं धन ऋण पढ़ते हैं कि धन ऋण मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन ये सब पढ़ते हैं, गुणा भाग धन ऋण। तो उसमें ये क्या है, एक तरह से चिन्ह है उनके, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने ये देखा था कि अगर हम सेम क्वांटिटी की दो संख्या लें और एक प्लस हो और एक माइनस हो, जैसे सपोज करिए +3 लिया गया और -3 लिया गया, जब इनको ऐड करते हैं तो क्या आता है, +3 को -3 के साथ ऐड करिए तो क्या आता है 0। मतलब ना +3 रह जाता है ना -3 रह जाता है, दोनों क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से
कांच को और रेशम से रगड़ा गया था, तो ऐसा नहीं होता है कि केवल कांच पे ही चार्ज आता है, रेशम पे भी आता है। जितना कांच पे आता है उतना ही रेशम पे आता है, लेकिन विपरीत टाइप के आते हैं। तो जब हमने कांच को रेशम को ऐसे टच कराया था तो चार्ज क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। चार्ज क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। और बिल्कुल उसी तरह से गायब हो गए थे जैसे +3 को -3 के साथ ऐड किया गया था। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे उन्होंने उसका नामकरण कर दिया कि भाई कांच पे आया हुआ चार्ज को हम धन मान लेते हैं और रेशम पे आया हुआ चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, ऋण मान लेते हैं। क्योंकि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित होती हैं और दोनों पे बराबर चार्ज आते हैं। फर्क है कि एक पर एक टाइप का आता है तो दूसरे पे दूसरे टाइप का आता है। तो उसने एक टाइप को धन कह दिया और दूसरे टाइप को ऋण कह दिया। क्यों? क्योंकि जब दोनों को टच कराते हैं तो चार्ज गायब हो जाते थे, बिल्कुल उसी तरह से गायब हो जाते थे जैसे +5 को -5 के साथ ऐड करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्हें चार्जों का नामकरण कर दिया, धन आवेश और ऋण आवेश। एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक को धन बोला, एक को ऋण बोला। ये भी पता चला कि सेम टाइप के चार्ज में रिपल्सिव फोर्स रिपल्शन होता है और अनलाइक चार्ज में जो होता है वो अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटल घटना थी और इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसका नामकरण किया। अभी हम इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद एक थे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं, जिस कि ये चार्ज वस्तु पे आता कैसे है। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब है कि अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले अगर हम ये जान लें कि इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होती है, विद्युतीकरण की या इलेक्ट्रिफिकेशन की जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी होती है, जिसके आधार पर ही हम लोग चार्ज को एक तरह से समझाते हैं कि चार्ज वस्तु पे आता कैसे है। ठीक है ना। तो एक चीज़ ये भी है कि कोई भी एटम्स एक तरह से, तो एटम्स में क्या होता है कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन भी का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, उसके साथ साथ इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स भी काम करता है। तो कहीं कहीं किताबों में इसकी डिफिनीशन इस तरह से भी दी गई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा ये भी पाया गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच एक और फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो यानी कि ये भी डिफिनीशन में होता है चार्ज के कारण, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है और प्रोटॉन पे भी चार्ज होते हैं, लेकिन दोनों विपरीत टाइप के होते हैं, नेचर में अपोजिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है प्रोटॉन पर और इक्वल क्वांटिटी के होते हैं, लेकिन नेचर में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही सबसे छोटा चार्ज होता है, जिसको मिल्टन ने कैलकुलेट किया था कि जो नेचर में, प्रकृति में जो सबसे न्यूनतम चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर आता है। उसने कैलकुलेट किया था चार्ज की सबसे मिनिमम मात्रा को, उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया था। तो वो पाया था कि जो सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, वो सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आता है। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आता है तो उसने उसको पाया कितना, उसने पाया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था इतना कूलम। और सबसे न्यूनतम चार्ज को उसने जब कैलकुलेट किया तो भी यही आया। कितना आया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है ना। तो इतना उन्होंने मिनिमम कैलकुलेट किया था जो नेचर में सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है। कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसी को क्वांटा कहा जाता है। ठीक है ना। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं था। तो इस
को कैलकुलेट करने वाला कौन था? मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट के मेथड से कैलकुलेट किया था। तो रगड़ से ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आते हैं वो एक्चुअली कैसे आते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है ना, तो हमने बताया था कि एटम्स बना होता है दो चीज़ों से मिलकर, एक न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सर्कुलर पथ पर मोशन करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी हमने उस पर मिनिमम चार्ज के बारे में बताया जिसको क्वांटा कहते हैं, और वो कैलकुलेट किसने किया था? मिलिकन ने, जो पाया था कि इलेक्ट्रॉन पर ही सबसे न्यूनतम चार्ज पॉसिबल है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो देखिए जो नाभिक के समीप वाली कक्षा होती है उससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे होते हैं। जैसे जैसे नाभिक से कक्षाएं दूर होती जाती हैं, इलेक्ट्रॉन का नाभिक पर जो आकर्षण फोर्स होता है वो ढीला पड़ जाता है। तो जो बाद वाली जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? थोड़ी सी एनर्जी पा करके वो बाहर चले जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी पा करके वो क्या चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। तो उस पर नाभिक का पकड़ जो है बहुत कम होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी पा करके बाहर चले जाते हैं। तो जब हम आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर से क्या इंक्रीज हो जाती है? एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी टेम्परेचर के समानुपाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, वो कक्षा छोड़ करके बाहर चला जाता। अब देखिए उसमें कि जिससे इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं, उससे तो नहीं निकल पाता, लेकिन जिस पदार्थ से ढीले बंधे होते हैं उससे निकल जाता है। तो चूंकि जिससे निकल जाता है इलेक्ट्रॉन उस पे जो है धन आवेश आता है, और जिस पे वो चला जाता है उस पे ऋण आवेश आ जाता है। यानी जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वो ऋण आवेश हो जाता है, और जिससे जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पे धन आवेश आता है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही वस्तुएं आवेशित होती हैं, इलेक्ट्रिफाइड होती हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना धन आवेश, इलेक्ट्रॉन का आना ऋण आवेश। वो कैसे कि पहले जब एटम्स न्यूट्रल होता है, क्योंकि उससे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना प्रोटॉन पे, बस नेचर में विपरीत होते हैं। अब जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन होते हैं, तो उस पर दोनों में चार्ज समान होते हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या किए रहते हैं? न्यूट्रल। जैसे 5 प्लस -5 को ऐड करें तो 0 हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा। उसी तरह से न्यूट्रल किए रहते हैं। अब किसी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लीजिए 5 में से 2 निकल गए, तो पहले क्या थे? 5 प्रोटॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन था, बराबर थे। अब इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए तो 2 कौन बढ़ गया? प्रोटॉन बढ़ गया। तो प्रोटॉन संख्या में 2 ज़्यादा हो गया तो उस पर 2 प्लस चार्ज आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन निकल के जिस पे गए थे मान लीजिए, तो उस पर किसकी संख्या ज़्यादा हो गई? इलेक्ट्रॉन की। कितनी ज़्यादा हो गई? 2, तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से वस्तुएं आवेशित कब होती हैं? जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या आ जाते हैं, या किसी कारण से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है। तो रगड़ के कारण से अंतर आ जाता है। ठीक है ना, अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई तो उस पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए होता है क्या कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भारी कौन होता है? तो प्रोटॉन, जिसका मास ज़्यादा होता है और नाभिक से दृढ़ता से बंधा होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और वो बहुत हल्के होते हैं, उनको चलने में कोई एनर्जी खास लगती नहीं है। तो नेचर ने ये डिसाइड किया कि भाई प्रोटॉन नहीं चलेंगे, चलने का काम इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है। तो नेचर के हिसाब से चलने वाला काम जो करते हैं, ट्रांसफ़र होने वाला काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको चलने में एनर्जी खर्च नहीं होती, उसका मास बहुत कम होता है। प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है, अगर उसको चलाने लगेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, और वो दृढ़ता से बंधा भी होता है नाभिक से, वो नाभिक छोड़कर जा नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इसीलिए विद्युतीकरण में क्या होता है कि कोई वस्तु के आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के होते हैं प्रोटॉन की अपेक्षा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही वस्तुएं क्या होती हैं? आवेशित होती हैं। ठीक है ना, अब उसी तरह से जब हमने कांच को रेशम से रगड़ा था, तो रगड़ में क्या होता है कि कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए थे? रेशम पे। तो मान लो अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पे चले गए तो 5 प्लस कांच पे आ जाएगा और 5 माइनस
रेशम पे आ जाएगा। तो जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित होती हैं, लेकिन अपोजिट नेचर में होती हैं और सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं। जितना चार्ज कांच पे आएगा उतना ही चार्ज रेशम पे आएगा, ठीक है ना। अब दोनों जब ऐड करेंगे तो वो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी आवेश खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था उसका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो आवेशन में भाग लेता कौन है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही प्रकृति में सबसे न्यूनतम चार्ज होता है, जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं। इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्यों, वो भी अभी प्रॉपर्टी में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। तो अब आइए चलते हैं उसके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो पहला आप लोग जाने गए कि जो अनलाइक चार्ज, अपोजिट चार्ज होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक मतलब सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब ये कंजर्व्ड होते हैं, ना इनको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता। देखिए जैसे रेशम को कांच से रगड़ा गया था तो पहले नेट चार्ज तो भी जीरो था। पहले जो है जब कांच को रेशम से नहीं रगड़ा गया था तो नेट चार्ज जीरो, ना कांच पे था ना रेशम पे था। लेकिन रगड़ा गया तो भी नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि 5 कांच पे आया तो 5 रेशम पे आया, अभी भी नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। अगर हम +5 को जोड़ दें -5, तभी तो नेट चार्ज क्या है, जीरो। यानी कि टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है, जितना बाद में रहता है उतना ही पहले। पहले क्या था, जीरो, बाद में भी है जीरो। तो इसलिए टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व। ना इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मौजूद होता है, बस केवल इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, रिक्रिएट नहीं किया, जैसे बनाया नहीं जा सकता, और ना इसको नष्ट किया जा, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। तो चार्ज से ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब होता है ये योज्यता के नियम का पालन करते हैं, such that the total charge is the algebraic sum of the individual charge। मतलब क्या हुआ, algebraic sum मतलब बीजगणितीय ढंग से इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो एडिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें किसी वस्तु पर अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो उस पे हम लोग नेट चार्ज का मतलब है तो उस पे उपस्थित सारे चार्ज का अलजेब्रिक सम लेते हैं। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि सपोज करिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर कई चार्ज हैं। जैसे मैं ऊपर की चीज़ें मिटा दूँ, ये आपने लिख ही लिया होगा। अब जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पर +3 चार्ज है, -2 चार्ज है, और फिर +5 है, -3 है, किसी ऑब्जेक्ट पर उपस्थित है, तो उसका नेट चार्ज देखा जाता है। तो नेट एडिटिव इन नेचर मतलब इनको जोड़ा जाता है, एडिटिव इन नेचर। टोटल चार्ज कैसे होते हैं, जो इंडिविजुअल चार्ज है उनका नेट लिया जाता है, ऐसे जोड़ लिया जाता है अलजेब्रिक संबंध चिन्हों के साथ, +3 +5 -2 -3। अब देखिए ये 3 +8 हो गया और ये -5। अब इसको घटाएंगे और जोड़ेंगे ना तो ये -5 हुआ, तब देखिए ये क्या हो गया, +3। तो उस पर नेट चार्ज +3 रहेगा। इसी को कहते हैं अलजेब्रिक सम। एडिटिव इन नेचर होता है, चार्ज हमेशा आपस में जुड़ते हैं और अलजेब्रिक की तरह जुड़ते हैं चिन्हों के साथ, ठीक है ना। तो एडिटिव नेचर में होता है। चौथी बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटा ऑफ द चार्ज इज द इक्वल टू दैट ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट ऑन एन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। जो मिनिमम चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित चार्ज के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, जिसको कहा जाए मूल आवेश कहा जाता है, ठीक है ना। तो मूल आवेश। और क्वांटाइज का मतलब होता है कि चार्ज जो है क्वांटाइज होता है, जिसको हम लोग गिना जा सके। मतलब होता है कि सबसे न्यूनतम चार्ज होता है ई, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई, सबसे छोटे चार्ज को अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो याद रखिएगा स्मॉल ई से, और इसका सबसे चार्ज जो होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है।
और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसी माइनस होगा, प्रोटॉन है तो यही प्लस होगा। तो नेचर में सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जिसको किसने कैलकुलेट किया था, मिल्टन ने किया था, ठीक है ना। और इसी को क्वांटा कहते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर हम गिन सकते हैं। क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि ये नेचर में जो भी चार्ज होता है वो E2E 3E 4E इस रूप में पाया जाता है, फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता। अगर किसी बॉक्स पे चार्ज होगा तो या तो E होगा यानी सबसे छोटा चार्ज, या तो उसका पूर्णांक 2 होगा, 3 होगा, 4E। मतलब है कि एक इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसी न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है एक तरह से। उस पे या तो चार्ज E होगा, 2E होगा, 3 होगा, 4E होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि उस पर 3/2E होगा, हाफ E होगा। फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो नेचर होता है, जैसे सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप होती है ना, तो उसी तरह से चार्ज भी होता है। E तो 2E होगा, बीच में नहीं होगा, 2E है तो 3 होगा, बीच का चार्ज पॉसिबल नहीं। इस वाले नेचर को ही हम लोग क्वांटाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज को कहा जाता है क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना। जो सबसे छोटा आवेश होता है उसका चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ही किसी वस्तु पे हो सकता है ऑब्जेक्ट पर। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। जब भी होगा E2E 3 4E, तो सबसे छोटे चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और उसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। प्रोटॉन है तो E, ठीक है ना। तो क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटा जो होता है सबसे छोटा चार्ज होता है। एनी अदर चार्ज बॉडी विल हैव ए चार्ज क्यू। अगर हम किसी बॉडी पे चार्ज क्यू है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q = ±NE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस कब लेंगे, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन है की अधिकता है, और प्लस कब लेंगे, जब उस पर प्रोटॉन की अधिकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे N को आप +1 2 3 या -1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। और N क्या है, N इसी को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी थी, और हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी बता दिया कि कोई वस्तु आवेशित कब होती है, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में किसी तरह से डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो नेगेटिव चार्ज होगी, जिस पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो पॉजिटिव चार्ज होगी। जबकि हमने डिफिनीशन में लिखा था ना कि ये किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कॉन्सेप्ट देता है चार्ज का। चार्ज तभी हमने कहा था ना, कंघे को बाल से अगर रगड़ेंगे तो अगर कंघा पॉजिटिव चार्ज होता है तो बाल पे निगेटिव चार्ज आएंगे, ठीक है ना। यानी कि दोनों पे बराबर चार्ज आते। तो होता क्या है, कंघे से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाल पे चला जाता है, या बाल से निकल करके कंघे आ जाता है। तो ये सारा खेल जो है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान का होता है, ठीक है। तो चलिए, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चार्ज के ऊपर, जिसको हमने डिटेल में चर्चा किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो है चार्ज से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है, और भी जो चीज़ें आगे आएंगी। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं आपसे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।